Hello everyone, I am Sanuraj, your chemistry educator. Welcome you all. आज से हम लोग क्लास 10th साइंस NCERT सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। NCERT बुक जैसे ही आप लोग ओपन कीजिएगा, सबसे पहले NCERT बुक में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स शो होंगे डेली बेसिस के, जहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मिल्क को अगर गर्मी के दिनों में छोड़ दिया जाए रूम टेम्परेचर पे तो खट्टा हो जाता है मिल्क। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है आयरन को या तवा को आप लोग अगर ओपन छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाते हैं, मतलब जब ग्रेप्स से को क्रश करके और अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। फूड का कुकिंग हुआ, डाइजेशन हुआ, हम लोग रेस्पायर करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो एग्जाम्पल डेली लाइफ की दी हुई है, ये क्या दिखा रहा है कि इसमें जो भी नेचुरल चीज़ें थी उनका आइडेंटिटी जो इनिशियल में था वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन में ही NCERT बुक में लिखा हुआ है कि क्लास 9th में जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप लोग पढ़े थे उसका कंसेप्ट का यहाँ पे यूज है, और ऊपर दिए हुए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपका केमिकल चेंज के अंदर आता है। और जब भी एक केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जानते हैं। तो नेचर और आइडेंटिटी इनिशियल सब्सटेंस का अगर चेंज हो जाए तो वो केमिकल चेंज कहलाता है। और जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उन केमिकल चेंज होने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उन प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने लिखा है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में क्या क्या अल्टर होता है, क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो स्टेट का चेंज हो सकता है, अपीयरेंस इनिशियल टू फाइनल सब्सटेंस में चेंज हो सकते हैं, सब्सटेंस का शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, कलर फेज चेंज हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का चेंज नहीं होगा विदाउट चेंजिंग मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस क्यूब चेंज हो जाता है वाटर में तो वाटर H2O ही रहता है, उसका फॉर्म चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी उस कंडीशन में भी वो H2O ही रहता है, तो उसका फॉर्म चेंज हुआ है, फेज चेंज हुआ, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। आप पेपर को क्रश कर दीजिए, क्रशिंग ऑफ पेपर, ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। शुगर को आप वाटर में डिज़ोल्व कर दीजिए या सॉल्ट को आप वाटर में डिज़ोल्व कर दीजिए, तो ये सभी चेंजेस क्या है, ये फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये सभी रिवर्सिबल हैं और इनमें अल्टरेशन हुआ है स्टेट का, अपीयरेंस का, साइज का, कलर का, और ये सारा प्रोसेस जिस चेंज में होगा उस चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर और आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, खो देते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का इनिशियल टू फाइनल कंडीशन में नेचर चेंज हो गया है, आइडेंटिटी का लॉस हो गया है, तो वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। एक नया केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसका प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लग जाना। इनिशियली आयरन सरफेस देखिएगा, एक कील ले लीजिए, नेल ले लीजिए लोहा का, वो एकदम चमचमाता हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको आप एयर या मॉइस्चर में छोड़ दीजिएगा कुछ दिनों तक, उसके ऊपर रस्ट का एक कंप्लीट लेयर आ जाता है, डेट इज़ केमिकल चेंज। मिल्क का खट्टा हो जाना या फट जाना, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, खाना बनता है, ये सभी इरिवर्सिबल चेंजेज हैं और केमिकल चेंजेज हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी चेंजेज में एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का ये
समझने वाला लैंग्वेज हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन का एग्जाम में लिखने वाला या साइंटिफिक डेफिनेशन या केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा, तो प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस are converted into one or more different substances by breaking and forming chemical bond। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से अधिक दूसरे सब्सटेंस में। कैसे, तो पुराने बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है और न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं इस प्रोसेस में। इसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन होने से पहले इनिशियली जो सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल सब्सटेंस बनते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में मिल के कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक या एक से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होते हैं, कोई एटम का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, एटम्स आपस में रीअरेंज होते हैं, न्यू कन्फिगुरेशन में जाते हैं, न्यू बॉन्ड बनाते हैं और नया केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोडक्ट जो होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज ओरिजिनल रिएक्टेंट से अलग होता है, यह जनरली रिवर्सिबल नहीं होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर जनरली नॉट रिवर्सिबल। अब सिग्निफायर्स क्या है? सिग्निफायर का मतलब हुआ कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो प्रोसेस हुआ है उसमें केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हुआ ही है, तो उसका कुछ प्रोसेस है। अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ है, अगर कलर चेंज हुआ है, अगर स्टेट चेंज हुआ है, अगर गैस का इवोल्यूशन हुआ है, अगर बबल का फॉर्मेशन है, प्रेसिपिटेट का अपीयरेंस है, तो आप लोग समझ जाइए कि दीज आर द आइडेंटिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस आर इम्पॉर्टेंट। ये सिग्निफायर्स ये दिखा रहे हैं कि ये सारा चेंजेस जहाँ पर होगा वहाँ पे हम लोगों को पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने 3 टर्म लिखा है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेट। कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरू होने से पहले जो सब्सटेंस इनिशियली प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल सब्सटेंस एज ए आउटकम बन के आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अगर वाटर का फॉर्मेशन का एग्जाम्पल लीजिएगा H2O, तो H2O जो बनता है तो H2O कैसे बनता है? वाटर के बनने के लिए हम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं। मीन्स अगर आप H2 प्लस O2 लीजिएगा तो आपको बनेगा वाटर, लेकिन ये H2 और O2 क्या है? तो ये रिएक्शन होने से पहले लिए हुए सब्सटेंस है, तो ये रिएक्टेंट हो गए और ये H2O ये प्रोडक्ट हो गया। अब प्रेसिपिटेट, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब एक्वस फेज में होता है, जो सॉल्यूशन फेज में होता है, वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सबसे लास्ट में इनसॉल्युबल सॉलिड बच जाता है उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। सबसे लास्ट में एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो इनसॉल्युबल सॉलिड बच जाता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। और प्रेसिपिटेट के अलावा जो लिक्विड प्रेजेंट है इन द प्रोडक्ट उसको हम लोग सुपरनेट कहते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं सुपरनेट। सुपरनेट क्या है? तो प्रेसिपिटेट के अलावा जो भी बचे हुए सब्सटेंसेस हैं उनको हम लोग सुपरनेट कहते हैं। तो ये था सिग्निफायर्स, ठीक है। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता हुआ देखा जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, कोरोजन ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ब्रेकिंग ऑफ एनी आर्टिकल्स लाइक ग्लास, कंबशन ऑफ फ्यूल इन व्हीकल। ये डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं। अब आप लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जब पढ़ लिए तो इन सभी के बीच में बताइए कि इनमें कौन फिजिकल चेंज है और कौन इनमें केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज के बारे में आप लोग पढ़े कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस का चेंज होता है लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जैसे फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ये सारा
फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कीजिएगा तो आइडेंटिटी जो होता है सब्सटेंस का वो मेंटेन रहता है। चेंज जनरली या टेम्पोररी होता है। हीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इन्वॉल्व इस चेंज में। केवल फिजिकल स्टेट और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस के चेंज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रह जाते हैं। अब केमिकल चेंज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं न्यू सब्सटेंसेज में, जिसका प्रॉपर्टी भी कंप्लीट अलग रहता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इनका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर केमिकल चेंज का बात कीजिएगा तो आइडेंटिटी ओरिजिनल सब्सटेंस का लॉस हो जाता है, ये परमानेंट होते हैं। केमिकल चेंज एनर्जी उसमें एकम्पेनी होता है, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजली। और इनके एग्जाम्पल्स का अगर बात कीजिएगा आप लोग तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए मैंने चेक योर कंसेप्ट्स नाम से एक पॉइंट डाला है, यहाँ पे A to H तक कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखा है। अब आप लोगों को बताना है कि इन एग्जाम्पल में कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है और कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, सोचिएगा और अपने कॉपी में इसका आंसर लिख लीजिएगा। और मैं नीचे अब जस्ट इसका आंसर बताऊंगा तो उससे आप लोग टैली कर लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग को कितना कंसेप्ट पकड़ में आया। तो इसमें फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स ये केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कैंडल ये केमिकल चेंज है, टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेश कट एप्पल्स इन द एयर ये केमिकल चेंज है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट केमिकल चेंज है, फेडिंग ऑफ कलर्ड क्लॉथ्स इन द सन मतलब कपड़ा का रंग उड़ जाना लंबे टाइम तक धूप में पसारने से ये केमिकल चेंज है, इवापोरेशन ऑफ अल्कोहल दिस इज फिजिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर दिस इज फिजिकल चेंज, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन द वाटर दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस केमिकल चेंज में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें कि न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है और कंप्लीट न्यू प्रॉपर्टी होता है उस सब्सटेंस का। इस प्रोसेस को जिसमें कि ये सारा चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब हम लोग NCERT बुक का एक्टिविटी सीखने जा रहे हैं। NCERT बुक का जो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में एक मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर लेना है और उसको फ्लेम में या बर्नर में जलाना है और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो NCERT बुक में तो ये एक्टिविटी बस एक छोटा सा एक्टिविटी और उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है थोड़ा सा लिख के दे दिया है, मगर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस एक्टिविटी को चलिए हम लोग सीखते हैं। मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि रिबन या वायर के फॉर्म में अवेलेबल रहता है हम लोगों के लेबोरेटरी में। तो जब मैग्नीशियम का वायर लिया जाता है तो उसका सरफेस एकदम शाइनिंग सरफेस रहता है, लेकिन जब उसका केमिकल रिएक्शन करना होता है तो उसको साफ़ करना होता है। ऐसा क्यों होता है? तो मॉइस्ट एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ओपनली छोड़ दिया जाता है मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम के ऊपर स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते होते एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट लेयर कंप्लीटली उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो हम लोगों को जब रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम का तो हम लोगों को प्योर मैग्नीशियम चाहिए, लेकिन उसके ऊपर मॉइस्ट एयर और ऑक्सीजन के कारण स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते होते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट लेयर उसके ऊपर चढ़ गया है, तो उस लेयर को हटाना होगा। तो इसीलिए मैग्नीशियम को या मैग्नीशियम के वायर को जलाने से पहले सबसे पहले सैंड पेपर से उस चीज़ को रगड़ के रब करके क्लीन किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर डूइंग एक्सपेरिमेंट और बिफोर बर्निंग इन द बर्नर। तो इसका यही रीज़न है कि मैग्नीशियम रिबन को जब मॉइस्ट एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ओपनली छोड़ दिया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंप्लीट लेयर परत चढ़ जाता है और अच्छे से रिएक्शन हो, कंबसन हो मैग्नीशियम का जब बर्नर में हम लोग जलाएं तो उस प्रोसेस को अच्छे से प्रोसीड करने के लिए ओरिजिनल मैग्नीशियम की ज़रूरत है। इसलिए मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रगड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड के उस लेयर को हटा दिया जाता है और वो हटाने के बाद फिर
हम लोग बर्नर या स्पिरिट लैंप लेते हैं और उस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। अब जैसे ही आप मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा तो आप लोगों को एकदम चमकता हुआ वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम मिलेगा। तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही हम लोग जलाते हैं बर्नर से तो एकदम चमकता हुआ वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है। ऐसा डेजलिंग फ्लेम निकलने का क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न विथ डेजलिंग ब्रिलियंट वाइट फ्लेम। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन इज हाईली एक्जोथर्मिक। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक है। मीन्स एक्जोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आउट इन द केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक है। इसमें हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व आउट होते हैं। यही कारण है कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता हुआ नज़र आता है। तो इसका मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है कि बिकॉज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज हाईली एक्जोथर्मिक एंड रिलीज ए मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ब्राइट वाइट लाइट एंड हीट। और जब यह जल गया उसके बाद वाइट पाउडर ऑब्टेन हो जाता है, जिसको कि हम लोग वॉच ग्लास या चाइना डिश में रख के ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अब जो हम लोगों को मिल गया वाइट पाउडर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस पूरे रिएक्शन का जो केमिकल इक्वेशन हुआ वो ये है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू MgO। अब जो हाई टेम्परेचर पे उसका फ्लेम जाता है मैग्नीशियम का, जब वो बर्न होता है उसके कारण क्या होता है, तो मैग्नीशियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इस कारण से भी इट कॉज टू इमिट लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। मैग्नीशियम एटम से विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट इमिट होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये आप लोगों का NCERT का एक्टिविटी नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग NCERT बुक के नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है फिर से एक्टिविटी नंबर 1.2। इस एक्टिविटी में क्या करना है, तो एक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेता है और उस लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऊपर से हम लोगों को क्या ऐड करना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करना है। और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हम लोगों को देखना है कि क्या होता है। तो इस एक्टिविटी से भी आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, लीड नाइट्रेट सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया गया। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2। ये एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है और इसका कलरलेस होता है कलर इस सॉल्यूशन का। तो लीड नाइट्रेट और उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड को उसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पे लीड एक मेटल है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव लिख दिया है। नाइट्रेट निगेटिव रेडिकल होता है, इसके ऊपर मैंने अगर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो लीड के ऊपर मैंने माइनस चार्ज लिख रखा है। अब पोटेशियम आयोडाइड है तो पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज और आयोडाइड के ऊपर अगेन माइनस चार्ज। यहाँ पे मैं इस एरो की मदद से ये दिखाने का कोशिश किया हूँ कि लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जब रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आप लोग कैसे बनाइएगा। लीड नाइट्रेट का पॉजिटिव चार्ज जिस पे लीड होता है और पोटेशियम आयोडाइड का निगेटिव चार्ज आयोडाइड होता है, तो ये लीड और आयोडाइड मिल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, डेट इज PbI2। और पोटेशियम और नाइट्रेट मिल करके अदर KNO3 का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, लीड के ऊपर प्लस और नाइट्रेट के ऊपर माइनस, पोटेशियम के ऊपर प्लस और आयोडाइड के ऊपर माइनस। तो फर्स्ट कंपाउंड का प्लस सेकेंड कंपाउंड के माइनस वाले के साथ कंपाउंड बनाएंगे और फर्स्ट कंपाउंड का माइनस सेकेंड कंपाउंड के प्लस वाले के साथ
मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसमें वन कंपाउंड अनदर कंपाउंड को डिस्प्लेस कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। और एक्टिविटी सीरीज की मदद से ये रिएक्शन होता है, जिस एक्टिविटी सीरीज का कंप्लीट वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसी एक्टिविटी का केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PbNO3 का होल 2, दिस इज कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस सॉल्यूशन। और जब इन दोनों में रिएक्शन होगा तो ये आपका लीड आयोडाइड का सॉल्यूशन फाइनल ऑब्टेन होगा, जो कि एक प्रेसिपिटेट है। ये सॉलिड प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट सॉलिड ही होते हैं, सॉलिड और इनसॉल्युबल ये दोनों होते हैं प्रेसिपिटेट। और इसका कलर येलो होगा, ब्राइट येलो सॉलिड के फॉर्म में ये ऑब्टेन होता है। और इसकी सॉल्युबिलिटी लो रहती है, तभी ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है PbI2। इसका कलर भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन में पूछ देता है। बाई प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो KNO3, ये कलरलेस सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन में रिमेन रह जाता है और इसी को यहाँ पे सुपरनेट कहा जाता है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो ये सेकेंड एक्टिविटी था NCERT का, जिसमें लीड नाइट्रेट में जब आप लोग पोटेशियम आयोडाइड को डाले तो एज ए प्रोडक्ट लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ, जिसमें लीड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट है जिसका कलर येलो होता है। और इस केमिकल रिएक्शन को याद रखने के लिए लीड आयोडाइड के साथ कंपाउंड बनाया है और ये पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बनाया है। यहाँ का प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये NCERT का सेकेंड एक्टिविटी। अब NCERT का थर्ड एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1.3। इसमें क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स को, जिंक के छोटे छोटे दाना रख लीजिए और उसके बाद उसी कोनिकल फ्लास्क में ऊपर से आप सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से कोई एक एसिड रखिए। और उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बताइए। तो अब इस केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। और एक बात, ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, मैग्नीशियम का बर्निंग हुआ या फिर लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ या जिंक ग्रैन्यूल्स का ये रिएक्शन हुआ, ये सारा एक्टिविटी में एक कॉजन लिखा हुआ रहता है कि ये सारा एक्टिविटी आप लोग लेबोरेटरी में विथ केयर कीजिएगा। जैसे मैग्नीशियम वाला रिएक्शन करते समय वो डजलिंग फ्लेम से बच के रहना होता है, क्योंकि वो आपके आँखों को डैमेज कर सकता है। तो वो एक्टिविटी करने से पहले या तो आप प्रॉपर उसका चश्मा पहने और या नहीं तो उससे अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करें। ये एक्टिविटी नंबर 1.3 है, इसमें एसिड डालना होगा। तो ये एक्टिविटी करने से पहले प्रॉपर ग्लव्स ये सब पहन के एक्टिविटी करना है और किसी अच्छे ऑब्जर्वर के अंडर में करना है, अकेले नहीं करना है। और ये सब एक्टिविटी बहुत ही हैंडल विथ केयर होता है, इसलिए बुक में भी आपके कॉजन लिखा हुआ रहता है और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ऐसा क्यों करना होता है। तो वो प्रिकॉशन लेना होता है, वो प्रिकॉशन नहीं लीजिएगा तो आपको वो हार्म करेगा इस कारण से। तो अब हम लोग थर्ड एक्टिविटी NCERT का सीखते हैं। देखिए, ये कोनिकल फ्लास्क लिया है मैंने और इस कोनिकल फ्लास्क में ये छोटा छोटा जो दिख रहा है ये मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स लिया है। अब इसमें ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अब जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के और थोड़ा देर हम लोग इसको छोड़ेंगे तो इसमें रिएक्शन होना शुरू होगा जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। अब वो रिएक्शन होने के थोड़े ही देर के बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं उस कोनिकल फ्लास्क में कि ये जिंक के ग्रैन्यूल्स के ऊपर से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना शुरू होता है। अब वो गैस हाइड्रोजन ही कैसे, हम लोग दरअसल में ये देखते हैं कि उसके ऊपर से जिंक का जो पीस है उसके ऊपर से कोई गैस बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व होना शुरू होता है। तो हम लोग अब पता करने का कोशिश करते हैं कि वो गैस कौन सा है। तो ये फ्लास्क को हम लोग यहाँ से कॉक लगा के बंद कर देते हैं और इसमें एक ये ग्लास ट्यूब डाल देते हैं। और ये ग्लास ट्यूब डालने के बाद इस ग्लास ट्यूब का आउटर पॉइंट पे यहाँ पे एक कैंडल जला करके लेकर के आते हैं। जैसे ही कैंडल लेकर के आएंगे तो इस ग्लास ट्यूब से जो गैस निकलता रहेगा बाहर में
वो यहाँ पे अगर हम कैंडल लाएंगे तो वो जलना शुरू होगा, और वो जलना शुरू होगा तो उसके साथ हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि पॉपअप साउंड होता है, पॉपिंग साउंड हम लोग को सुनाई देता है वो गैस जब जलता है तो। और ये नोन फैक्ट है कि जब हाइड्रोजन गैस जलता है तो पॉपिंग साउंड सुनाई देता है। इसका मतलब है कि जिंक ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ जो गैस देखने को मिल रहा था, जो कि इवॉल्व हुआ था, वो और दूसरा कोई गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस ही है। और जब इस कोनिकल फ्लास्क को हम लोग टच करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में ये कोनिकल फ्लास्क गर्म हो गया है, हीट हो गया है। इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन काफ़ी एक्जोथर्मिक है। तो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है कि फ्लास्क बिकम हॉट फ्रॉम surface of zinc piece, gas is evolved very briskly on bringing a light candle near the upper end of tube glass burned with popping sound। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है और इसका केमिकल रिएक्शन इस तरह से है। जिंक सॉलिड H2SO4 डाइल्यूट एंड एक्वस फॉर्म में हम लोग लेंगे। यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जिंक SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है बाहर में। और यहाँ पर भी ZnSO4 का सॉल्यूशन का कलर कलरलेस होता है। ये कलर आप लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम में केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन के फॉर्म में आपको मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये NCERT का थर्ड एक्टिविटी था। अब देखिए NCERT का थर्ड एक्टिविटी यहाँ पे फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट NCERT बुक में आपको दिया हुआ है कि ये जो ऑब्जर्वेशन आप लोग किए, इससे आप लोगों को क्या क्या नोट करने को मिला कि एक केमिकल रिएक्शन या एक केमिकल चेंज जब होता है तो हम लोग देखते हैं कि चेंज इन स्टेट चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन जहाँ भी देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्शन में, तो इस सब से हम लोग ये पता लगा लेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर का तीनों एक्टिविटी और इक्वेशन ये हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। अब इसके बाद इसी में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो। देखिए मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में भी सारा चीज़ डाल रखा है और यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में भी हर चीज़ अवेलेबल है आप लोगों के साथ। तो ये जो कॉजन है यही मैं बताया था कि प्रिकॉशंस आप लोगों को लेना है। केमिकल रिएक्शन कोई भी करने से पहले टीचर के प्रेजेंस में ही करना है और आई प्रोटेक्शन वियर करके ही केमिस्ट्री लैब में ये रिएक्शंस करना है। ये फ्लेम आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग ऑफ फ्लेम का एग्जाम्पल है, उसी का डायग्राम यहाँ पे डाला हुआ है और यही मेथड है जो कि डिनोट किया जा रहा है। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से तीनों एक्टिविटी रिवाइज करवा देता हूँ। जो सबसे पहला एक्टिविटी था आप लोगों का मैग्नीशियम कोई बर्निंग वाला, उसमें सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम के वायर को लेते हैं, उसको रब करके क्लीन करते हैं, क्योंकि मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस के कारण उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट लेयर प्रेजेंट रहता है। और जैसे ही उसको हम लोग साफ़ कर देते हैं हम लोग को प्योर मैग्नीशियम ऑब्टेन हो जाता है। उसके बाद बर्नर में उस मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं। जैसे ही जलाते हैं तो एकदम डेजलिंग ब्रिलियंट वाइट फ्लेम ऑब्टेन होता है। वो डेजलिंग वाइट फ्लेम इतना ज़्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसको जब जला देते हैं तो हम लोगों को अपने वॉच ग्लास में या चाइना डिश बोल में वाइट पाउडर ऑब्टेन हो जाता है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोग चेकिंग करते हैं, लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो सारा चीज़ मैंने डाल रखा है यहाँ पे। उसी चीज़ को फिर से लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम मेटल है शाइनी सरफेस, बस ड्यू टू अटैक ऑफ मॉइस्ट एयर इट इज़ कोटेड विथ वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस कारण से उसको साफ़ करना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये सारा क्वेश्चंस आ चुका है। नेक्स्ट एक्टिविटी आप लोगों ने देखा कि लीड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन को हम लोग एक बीकर में लिए और उस लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऊपर से हम लोग कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड डाले तो येलो प्रेसिपिटेट PbI2 सॉलिड के फॉर्म में हम लोगों को ऑब्टेन हुआ और कलरलेस पोटेशियम नाइट्रेट एज अ सुपरनेट भी हम लोगों ने देखा। थर्ड रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा कि जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया गया और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद उसमें रिएक्शन हुआ। जिंक ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ ये देखने को मिला कि कोई पार्टिकुलर गैस
रिलीज हो रहा है, और जब ये ट्यूब डाल करके और इसके यहाँ पे कैंडल लाया गया तो पॉपिंग साउंड के साथ वो बर्न हुआ गैस। तो इस चीज़ से ये प्रूव हो गया कि हाइड्रोजन गैस ही था। और ये कोनिकल फ्लास्क को जब टच करके देखा गया तो काफ़ी हीट लगा इसमें, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन इज़ एक्जोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ पे उसी का केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है कि जिंक डाइल्यूट H2SO4, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी लिबरेट होगा। वैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर में लिबरेट होता है उन सभी केमिकल रिएक्शंस को एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हम लोग कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखा गया केमिकल रिएक्शन में कि स्टेट का चेंज हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था, रिएक्टेंट मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन प्रोडक्ट MgO एक सॉलिड वाइट पाउडर ऑब्टेन हुआ है, तो स्टेट का चेंज हो गया। फिर कलर का चेंज होता हुआ देखे कि कलरलेस सॉल्यूशन येलो प्रेसिपिटेट बना दे रहा है। गैस का इवॉल्व देखे कि रिएक्टेंट में गैस नहीं लिया गया था, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जैसे ही जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में से कोई एक डालिएगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर में लिबरेट आउट होगा। टेम्परेचर का चेंज हुआ केमिकल रिएक्शंस में। तो ये सब क्या है, ये सब आइडेंटिफायर हैं एक केमिकल रिएक्शंस होने का। तो उसी का डायग्राम मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में ये सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर वाइट डजलिंग फ्लेम या हीट लिबरेट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के मेन यही 4 पॉइंट है: चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उनके फॉर्मूला है, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके और 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। मैंने डाल दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 9th से जब 10th में आते हैं तो उनको परेशानी होती है ये सब फॉर्मूला में, और मैं 9th का भी सारा बेसिक्स बता दूंगा ये सब पढ़ाने के बाद। अभी 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन है तो ये सब पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब NCERT का ही नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। जब हम लोग सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके एक केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट वे में दिखाने का कोशिश करते हैं, उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम लोग दिखा रहे हैं वो प्रोसेस तो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग कर रहे हैं शॉर्ट हैंड वे में वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये वर्ड इक्वेशन है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्ट होके फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो दिस इज दी वर्ड इक्वेशन। लेकिन इसी में हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO, तो वो एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो एक केमिकल इक्वेशन का बेसिकली 3 पार्ट रहता है, एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट और बीच में एरो। रिएक्टेंट का मतलब केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो इनिशियल स्टेज में सब्सटेंसेस लिए जाते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट का फॉर्मूला या सिंबल लिख के रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद एरो दिया जाएगा। अगर एरो आगे की तरफ है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड है, अगर एरो दोनों तरफ है इसका मतलब है कि रिएक्शन इज पॉसिबल इन बोथ वे डायरेक्शन। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको लिखा जाता है सिंबल के फॉर्म में। जो रिएक्टेंट के कंपाउंड्स होते हैं ब्रैकेट में उनका स्टेट या फेज भी लिखा जाता है कि वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है। बीच में जो एरो दिया जाता है, इस एरो के ऊपर या नीचे में अदर इन्फॉर्मेशंस को भी नोट किया जाता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, etc। अब यहाँ पे NCERT बुक में आपके मेंशन है कि द सब्सटेंसेस डैट अंडरगो केमिकल चेंजेज इन दिस रिएक्शन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, वही सारी बातें जो मैंने बताया है लिखा हुआ है। तो एक केमिकल इक्वेशन क्या है? एक केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है एक केमिकल रिएक्शन का। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं दिस इज एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन।
अब जब केमिकल इक्वेशन का बात आएगा तो अब इसमें दो चीज़ है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स अवेलेबल हैं उनका जितना एटम प्रेजेंट है क्या उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड भी प्रेजेंट है। अगर रिएक्शन होने से पहले डेट इज रिएक्टेंट के पास जितने एलिमेंट्स का जितना एटम है प्रोडक्ट के पास भी उस एलिमेंट का उतना ही एटम केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। और अगर एक केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आखिर क्यों जरूरी है? क्लास 9th में एक रूल पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास को न क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी सेम एंड इक्वल। एक रिएक्शन होने में जो रिएक्टेंट का मास रहेगा और जो प्रोडक्ट का मास रहेगा उन दोनों का मास हमेशा इक्वल होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो इस चीज़ को ओबे करने के लिए ओबे करते हुए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रिएक्शन में मैग्नीशियम एक है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन रिएक्टेंट में O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट में सिर्फ O दैट इज 1 ऑक्सीजन। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना होगा। अब बैलेंसिंग कैसे होगा? तो बैलेंसिंग करने का एक प्रोसेस दिया हुआ है आप लोगों के NCERT बुक में। सबसे पहले आपको जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है अगर उसका वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है तो उस वर्ड इक्वेशन को आप लोग केमिकल इक्वेशन में फॉर्मूला से इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद जब आप वर्ड इक्वेशन लिख लिए तो चेक कीजिए कि क्या रिएक्टेंट में मतलब LHS में जितना जो एलिमेंट का एटम अवेलेबल है उतना ही प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है या नहीं है। अगर हाँ मतलब जितना रिएक्टेंट का एटम अवेलेबल है लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही प्रोडक्ट में वो एटम अवेलेबल है तो वो रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो उसको बैलेंसिंग करना होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है इसका टेबल बना के लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप लोग मैच कर लीजिए कि जितना जो एलिमेंट रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है। इसका मतलब ये रिएक्शन एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लेते हैं और उससे हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है। तो NCERT बुक में आपके हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके जो सामने आपको केमिकल रिएक्शन दिख रहा है इसको सॉल्व किया गया है। रिएक्टेंट में आयरन Fe1 एटम है लेकिन प्रोडक्ट में Fe3 है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कौन एटम कितना है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बुक में यहाँ पे टेबल बनाया है जिसमें रिएक्टेंट में आयरन 1 एंड प्रोडक्ट में आयरन 3 इस चीज़ को मेंशन किया गया है। और मेंशन करने के बाद जैसे यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट में 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 4। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। अब इसको बैलेंस करना होगा। तो आपके NCERT बुक में जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है आप लोगों के लिए उसको आप पढ़िएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो एटम, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा जो एटम का एलिमेंट आइदर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा सबसे पहले हम लोग उसको बैलेंस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे फॉरवर्ड होंगे। तो इस केमिकल रिएक्शन में Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2 में सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो O4 डैट इज ऑक्सीजन का 4 राइट हैंड साइड में है अवेलेबल है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का बैलेंसिंग होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा तो ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस ऑक्सीजन वाले कॉलम में LHS में 1 ऑक्सीजन और RHS में 4 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसी का बैलेंसिंग होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है उसको बैलेंस करना है तो उसके लिए राइट हैंड साइड के 4 से लेफ्ट हैंड साइड को जब बैलेंस करना होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे ऑक्सीजन है उस
कंपाउंड से पहले उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। उस कंपाउंड के नीचे सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट में आपको कुछ भी लिखना अलाउ नहीं है। इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपको केवल उस कंपाउंड या सब्सटेंस के फॉर्मूला के पहले कुछ लिखना अलाउ है, और आप जितना लिख दीजिएगा उतना से उसके पूरे एलिमेंट कंपाउंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे कि वाटर रिएक्टेंट में 1 था, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 H2O का मतलब होता है कि H2O में 4 से पहले H2O ऐसे लिखना अलाउ है, ये अलाउ नहीं है, या फिर ये अलाउ नहीं है। आपके बुक में भी यहाँ पे यही चीज़ मेंशन किया है कि 4 अगर लिखना है तो पहले लिखिए, नीचे सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट में लिखना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो गलत तरीका होता है। तो अब यहाँ पे 4 लिख दिया, तब यहाँ पे जब 4 लिख दिया तो अब रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन का संख्या 4 हो गया, अब प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का संख्या 4 हो गया। अब जब ये कर लिया तो इसके बाद आप देखिए हाइड्रोजन 4 दूना 8, 4 2 जा 8, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन H2 ही है। तो अब इस यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन लाने के लिए इस H2 से पहले हम लोगों को 4 लिखना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 लिख देंगे तभी वो हो पाएगा। देखिए वही यहाँ पे किया है, H2 में 2 पहले से है, तो 2 को कितना से गुना करेंगे तो रिएक्टेंट के 8 के इक्वल हो जाएगा, 4 से। तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तब यहाँ पे ये भी बैलेंस हो गया है। तो अब यहाँ पे 4H2 हो गया, 4H2O हो गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में Fe3 आयरन 3 है, और रिएक्टेंट में Fe केवल 1 है, तो यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसके बाद आपका रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे NCERT बुक में आपके वही चीज़ मेंशन किया हुआ है। अब फाइनल इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया गया, 3Fe4H2O Fe3O4 एंड 4H2। अब ये लिखने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि सब कुछ बैलेंस्ड है या नहीं है। तो रिएक्टेंट में 3 Fe, प्रोडक्ट में भी 3 Fe, रिएक्टेंट में 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 8 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है। इस प्रोसेस को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ऐसे इसके अलावा इन जनरल भी आपको अगर रिएक्शन बैलेंस करना हो तो आप सबसे पहले एक जो भी आपका रिएक्शन दिया हुआ होगा वर्ड इक्वेशन का, उस वर्ड इक्वेशन को आप सबसे पहले केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में विथ फार्मूला एंड सिंबल्स लिख लीजिए। वो लिखने के बाद आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कौन एटम है। जो एटम होगा उसके पहले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में लगा के, अगर रिएक्टेंट साइड कम है तो रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई होगा, अगर प्रोडक्ट साइड उसका उतना एटम कम होगा तो उसमें वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जनरली रूल नहीं है, जनरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बैलेंसिंग सबसे लास्ट में किया जाता है। आप पहले भी कर सकते हैं, अभी हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल में पहले ही किए थे ऑक्सीजन का बैलेंसिंग, लेकिन जनरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बैलेंसिंग सबसे लास्ट में किया जाता है और बाकी सारे एलिमेंट्स का बैलेंसिंग सबसे पहले किया जाता है। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड में आप लोग पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि आप पहले कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन का पर्पस है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ईच एलिमेंट के एटम को इक्वल कर देना, जिससे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन रहे। ठीक है, और यही चीज़ आपके बुक में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे ये मेंशन है कि एक केमिकल इक्वेशन में हर एक चीज़ का, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज, मतलब वो गैस है, लिक्विड है, एक्वस है, उसके साथ जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि Fe के ब्रैकेट में यहाँ पे S लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आयरन सॉलिड है। H2O G लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वाटर स्टीम के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में लिया गया है। फिर यहाँ पे S है, यहाँ पे G है, तो ये स्टेट को इंडिकेट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का किसका कैसा स्टेट है। और ये जो एरो देख रहे हैं रिएक्शन का, इस एरो के ऊपर में भी बहुत सारा चीज़ लिखा जाता है, जैसे कितना टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, कितना प्रेशर पे हो रहा है, या अदर कोई कंडीशन है। ये सारी बातें आपके बुक में लिखा हुआ है। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबको येलो से अंडरलाइन कर लिया। आप एक दो बार पढ़िएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ दिखाए हुए है कि 340 ATM
मीन्स 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे अब फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, 6CO2 12H2O C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन और वाटर बाहर निकला है। तो यहाँ पे अब सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये दोनों भी अदर कंडीशन है। तो इस तरह का जो भी कंडीशन है, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, सनलाइट, क्लोरोफिल, इवन कैटलिस्ट भी अगर उस रिएक्शन में डाला जा रहा है, बहुत सारे रिएक्शंस में आप देखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट या अदर सब्सटेंस एरो के ऊपर लिखा रहेगा, इट मीन्स दैट इज कैटलिस्ट। तो अदर कंडीशंस जो भी होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, वो एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ये यही सिग्निफाई कर रहा है आपका बुक यहाँ पे। जब इतना चीज़ होता है, इसके बाद अब हम लोगों का क्वेश्चंस आ रहा है एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट। तो हम लोग 3 क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, तीनों क्वेश्चन भी करेंगे। तो कुछ और चीज़ मैं आप लोगों को इसी में एक बार बता देता हूँ फिर ये तीनों क्वेश्चन बताऊँगा। देखिए, बुक में भी बताया मैंने और अलग से भी पीपीटी रेडी कर लिया था मैंने, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस रख के, एनसीईआरटी के पेज को सामने रख के आपको बताना और उसमें जो लाइंस इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ों को मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया। केमिकल इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें सिंबल और फॉर्मूला का यूज किया गया है। उसके बाद वही सेम चीज़ है कि लिखने के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं, इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट हो गया, बीच में एरो है। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप लोग पॉज करके वीडियो को और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बने तब फिर आगे बढ़ा करके मेरा आंसर देखिए। ये मैंने 5-6 क्वेश्चन रख रखा है, अगर आप लोग बना लिए होंगे तो आप लोग इससे मैच कीजिएगा कि आप लोग का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किसका नहीं मिल रहा है, मैं बता दूंगा। मैंने क्वेश्चंस भी डाला और साथ में अगले ही स्लाइड में यहाँ पे मैंने उसका आंसर भी डाल दिया है, ताकि आप लोग मैच कर लो और आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ मैं अब केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ। और साथ में हीट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग बैलेंसिंग भी करते चलिए। मैं तो यहाँ पर जो आंसर सबका तैयार किया हूँ उसमें आप लोगों को सारा चीज़ मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। साथ में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो मैंने पढ़ाया तो उसी चीज़ का यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसका केमिकल इक्वेशन लिखिए, फिर एक टेबल बनाइए। टेबल बना करके आप देखिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चीज़ इक्वल है या नहीं इक्वल है। अगर वो बैलेंस्ड है तो ठीक, और अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो उसके बाद उसको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक एग्जाम्पल और यहाँ पर देख लीजिए, ये एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शंस का LHS और RHS में टेबल बना करके लिख लिया गया कि कोई चीज़ बैलेंस्ड है या नहीं। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन और आयरन बैलेंस नहीं है, केवल हाइड्रोजन बैलेंस है। तो आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, सेम वही प्रोसेस, जो जिस साइड में जितना कम है उतना से मल्टीप्लाई कीजिए। और थोड़ा सा दिमाग लगाने का ज़रूरत पड़ेगा। कहाँ पे, मान लीजिए जहाँ पे ऑक्सीजन अगर राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑक्सीजन 2 है, तो राइट और लेफ्ट को बैलेंस करने के लिए ऐसे कंडीशन में 2 और 3 का LCM 6 होता है। तो आप राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना दीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना दीजिए। ऐसे मैं आप लोगों को लास्ट में 25-30 केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ दूंगा, उसका आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना और उसको बैलेंस करने का कोशिश करना। और अगर वो बैलेंस ना हो तो उसके बाद मैं उसका आंसर दूंगा, उससे मैच करना। फिर भी नहीं बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से एक प्रैक्टिस सेशन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे लेकर के आ जाऊँगा। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस लिखा हुआ है, सेम वही सारा चीज़ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन होता है। स्टेप 1 है केमिकल रिएक्शन लिखने का, फिर उसको ब्रैकेट्स में घेरने का, जो आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन है उसी का सारा सेम प्रोसेस यहाँ पे भी मैंने रख रखा है। अगर ये प्रेजेंटेशन, ये पीपीटी या जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ये सारा चीज़ आप लोगों को ज़रूरत होगी तो कमेंट कीजिएगा। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना के उसमें आप लोगों को ये सारा चीज़ प्रोवाइड करवा दूँगा। और कमेंट नहीं कीजिएगा तो मैं समझ लूँगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके अपना इसी से पढ़ाई कर ले रहे हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तभी मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँगा। सेम वही सारा चीज़ जो मैंने पढ़ाया है उसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन इसमें भी है।
कुछ भी नया चीज़ नहीं है। देखिए, और यहाँ पे 4-5 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। फॉस्फोरस बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म पेंटाऑक्साइड, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इससे आप लोगों को वर्ड इक्वेशन और देन उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसको बैलेंस करना है। सेकंड है, मार्बल को डिसॉल्व किया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखना है। इथाइन को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसके साथ में इवोल्यूशन ऑफ हीट दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करके वाटर और ऑक्सीजन गैस बनाया जा रहा है। तो इसका चारों को आप लोग अपने कॉपी में आंसर लिखने का ट्राई कीजिए, और नहीं बने तो फिर मैं बताऊंगा उसको, या मैं बता रहा हूँ आगे। देखिए, यही आप लोगों का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का आंसर मैंने डाल दिया है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करके ऑक्सीजन गैस एंड H2 लिबरेट किया जा रहा है, जो यहाँ पे डाला हुआ है। इथाइन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होकर CO2 H2 और हीट लिबरेट हो रहा है। जो आप मार्बल लिखा हुआ था, मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसके ऊपर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जा रहा है तो ये कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड बना रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा आप लोगों को, जब भी रिएक्टेंट में कार्बोनेट दिखे, जब भी रिएक्टेंट में कार्बोनेट दिखे तो प्रोडक्ट में CO2 गैस लिबरेट होगा ही होगा, नोट कर लीजिएगा। और जब भी रिएक्टेंट में CO2 गैस रहे तो प्रोडक्ट में कार्बोनेट बनेगा ही बनेगा। अगर CO2 गैस है और मेटल किसी अदर फॉर्म में है, मतलब जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे सपोज सोडियम नाइट्रेट रहता और यहाँ पे CO2 लिखा हुआ रहता, तो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का सोडियम और CO2 मिल करके सोडियम का कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता। तो ये एक ऑब्जर्व्ड डाटा है जो कि मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और HCl है, तो यहाँ पे कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, और CO3 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन था, और P4 + O2 P2O5 का फॉर्मेशन होगा, ये है। और ये सारा को मैंने बैलेंस भी कर दिया है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड भी है। तो पीछे का स्लाइड में क्वेश्चन था, आप लोगों को करना इस तरह से है कि उस क्वेश्चंस जैसे मैंने स्क्रीन पे दिया, वीडियो को पॉज करना है, अपने कॉपी पे उसको सॉल्व करना है, और नहीं बने तब फिर वीडियो को प्ले करना है और आगे उसका आंसर चेक करना है। इससे होगा ये कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। सीधा एक मूवी की तरह वीडियो को फॉरवर्ड करके देखने से उतना इंटरेक्टिव वे में आप सीख नहीं पाएंगे। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं तो उसका तरीका यही है कि आप अपने स्क्रीन पे पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं बना तो फिर वीडियो प्ले करके आगे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और समझ में फिर भी नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं सॉल्यूशन उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर एक स्टूडेंट भी मेरा कमेंट करेगा कि ये क्वेश्चन इस पॉइंट पे इतना टाइमिंग पे मुझे समझ में नहीं आया है उस चीज़ का सॉल्यूशन, तो मैं शॉर्ट्स हो या अलग से वीडियो बना के हो, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं ज़रूर उस चीज़ का वीडियो ला करके और उसको समझाऊंगा। ऑनलाइन क्लास का कुछ लिमिटेशंस हैं, ये आप लोगों को भी पता है, और अभी मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के साथ क्लास नहीं ले रहा हूँ, बहुत लिमिटेड वे में मैं क्लास ले पा रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल टूल्स की जो अवेलेबिलिटी है उसकी थोड़ी सी स्कार्सिटी है। तो जितने भी टेक्निकल चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं उससे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वो मुझे भी पता है। मगर हम लोग का उद्देश्य पढ़ाई करना, सीखना और सिखाना है, तो मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिखा पाऊँ। और चलिए, इसके बाद हम लोग अब NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। देखिए, आप लोगों के NCERT का फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों उसका रिएक्शन करने से पहले या आग में जलाने से पहले उसको साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि उसको साफ़ करने का रीज़न यही है
कि जब मॉइस्ट एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को छोड़ दिया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, और जब हम लोग उसका रिएक्शन जाएंगे कराने तो प्योर मैग्नीशियम नहीं रहेगा, तो हमारा रिएक्शन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो उसी चीज़ को लैंग्वेज के फॉर्म में मैंने लिख दिया है कि मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल, व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction of magnesium ribbon. इसीलिए इसको क्लीन किया जाता है ताकि जब इसका रिएक्शन हो तो बर्निंग इफेक्टिव हो पाए। ये आपका फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। आपका सबसे पहला दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का रिएक्शन हो करके हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि H2 + Cl2 का फॉर्मेशन होगा HCl, और बैलेंस भी कर दिया है। आप लोग खुद से बनाइएगा और उसके बाद नहीं बने तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सेकेंड क्वेश्चन था बेरियम क्लोराइड और अल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन। तो ये बेरियम क्लोराइड और अल्युमिनियम सल्फेट, फिर देखिए आप इसको जब बीच से ब्रेक कीजिएगा तो बेरियम पॉजिटिव क्लोराइड निगेटिव, अल्युमिनियम सल्फेट में जब बीच से ब्रेक कीजिएगा तो अल्युमिनियम पॉजिटिव सल्फेट निगेटिव, तो इसका बेरियम इसके सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएगा, और ये जो अल्युमिनियम है ये इस क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना देगा। और ऐसा ही हुआ है बेरियम सल्फेट प्लस अल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, बेरियम क्लोराइड और अल्युमिनियम सल्फेट का रिएक्शन हो करके बेरियम सल्फेट और अल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे उसी चीज़ का केमिकल इक्वेशन आप लोगों को लिखना था जो कि मैंने यहाँ पे डाला है, और इसको मैंने बैलेंस भी कर दिया है। थर्ड था सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, थर्ड में रिएक्टेंट में जब भी आप वाटर देखिए H2O, तो प्रोडक्ट में जो मेटल रहेगा उसके साथ OH बनना ही बनना है। यहाँ पे रिएक्टेंट में सोडियम है, रिएक्टेंट में सोडियम है और इस सोडियम के साथ वाटर है, तो वाटर अगर रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में जो मेन मेटल है इसके साथ OH का कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। तो सोडियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो Na + H2O, तो H2O का OH Na के साथ जुड़ेगा और NaOH का कंपाउंड बनाएगा, और साथ में जब OH हट गया तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा इसके साथ बाहर में। तो ये आपका NCERT का इंटेक्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन था। अब उसी तरह NCERT के इंटेक्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है 1, 2 और 3, 1 और 2 में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है। तो वो आंसर मैंने डाल रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये है इंटेक्स्ट क्वेश्चन के थर्ड का फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का आंसर, और मैच कर लीजिएगा। और फिर भी अगर नहीं बने तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं अगले दिन इसको भी समझा दूंगा। अब देखिए, एक बैलेंसिंग इक्वेशन का वर्कशीट तैयार किया है मैंने। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे ये फर्स्ट है H3PO4, इसका रिएक्शन KOH के साथ हुआ है तो प्रोडक्ट बना है K3PO4 और वाटर। इसके पीछे आप लोगों को ये डैश डैश दिख रहा है, ये डैश डैश इसलिए है क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है। इसमें आप कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ये बैलेंस्ड होगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाला है, तो आप लोग सेम इस सारे क्वेश्चंस को बनाने का ट्राई कीजिए, और नहीं बनेगा तो इसका सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है उसमें देखिएगा, और फिर भी अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा। मैं सारा का आंसर एक अलग से लेकर के आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये टोटल 37 क्वेश्चंस मैंने तैयार किया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव कर लीजिए। और इसका अब मैं आंसर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आंसर में मैंने डाल रखा है, जैसे इसके पीछे ये 1, इसके पीछे 3, इसके पहले 1, ये 3। तो ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं बने तो जो नहीं बने वो बताइएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन अलग से प्रोवाइड करा दूँगा।
तो ये सारे का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो NCERT बुक का यहाँ तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया, साथ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन ये सब भी डाले। इसके बाद अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक के वीडियो को आप लोग देखिए। अगर आप लोगों को स्लो लगे वीडियो तो 1.5x या 2x जिस स्पीड में आप कंफर्टेबल हैं उतना प्ले करके आप लोग देखने का कोशिश कीजिए। मैंने जगह जगह पे क्वेश्चंस डाले हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। जहाँ जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोगों का अगर किसी भी तरह का कोई सजेशन है, कोई इंक्वायरी है या कोई भी चीज़ है जो आप लोग मेरे अंदर चाहते हैं कि मैं उस चीज़ को सुधार करके लाऊं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और मैं उस पर ज़रूर अमल करूंगा, काम करूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ अपनी भाषा के सहजता के साथ। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं किसी भी सुधार की ज़रूरत लगे, कोई फीडबैक हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। और NCERT बुक ही रेफरेंस पॉइंट है CBSE का, तो आप लोग 1 बाय 1 करते चलिए। मैं हर एक चैप्टर का 2 से 3 क्लास, जैसे ये केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है तो 2 क्लास इसका मैं और लाऊंगा। ये फर्स्ट क्लास था, 3 क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर का भी इसी तरह से 2 से 3 क्लास, 1 घंटा से सवा घंटा के बीच का ही मेरा क्लास का ड्यूरेशन रहेगा। और मैं सारे चैप्टर को NCERT को बेस मान के जहाँ पे कुछ रिटन टेक्स्ट का ज़रूरत है वो डालूंगा, जैसे आज मैंने डाला। जहाँ पे कुछ PPT प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस की नीड है वो डालूंगा, वो भी आप मेरे आज लेक्चर में देखे होइएगा। और इसी वे में हम लोगों का स्टडी आगे चलेगा। आप लोगों को इसमें जो फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो, आप लोगों को लगे कि ये आप लोगों के क्लास 10th बोर्ड के लिए इफ़ेक्टिव है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी NCERT के हेल्प से, NCERT के बुक के थ्रू एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ने को मिले। और जो भी स्क्रीन पे मेरा प्रेजेंटेशन था उसका आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप बना के PDF डाल दूंगा। अगर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कि PDF की नीड नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके काम अपना कर ले रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। मैं आगे इसी तरह से पहले 10th का भी शुरू किया हूँ, फिर 9th 10th 11th 12th हर एक क्लास का वीडियोज लाऊंगा। और CBSE बोर्ड NCERT बुक को फॉलो करती है, तो मैं पहला मेरा प्रयास यही है कि NCERT बुक 9th to 12th, पहले 10th पढ़ा रहा हूँ, फिर 9th 11th 12th पढ़ा दूँ। और जब NCERT कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस में या उनके थ्योरी में इंटर करूं। पहले हम लोग NCERT बुक को ही रेफरेंस मान के पढ़ते हैं। तो हम लोग जल्द मिलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।